बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर डी 40। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो आपका सी झारखंड बना है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है? तो राइट आंसर सी 2000 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो राइट आंसर ए 38। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें सदस्य संख्या है, जिसमें से 203 सीटें सामान्य, 38 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 203 सीटें जो है सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% के लगभग, किंतु 50% से अधिक नहीं, आरक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यानी कि जो आरक्षण जो मिला है महिलाओं को 2006 में मिला है बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1996 में विधायक बने और वर्ष 1996 में उनहत्तर में विधायक बने। वर्ष 1974 में वो लोग दल में शामिल हो गए और वर्ष 1974 में जो है वे लोग दल में शामिल हो गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंदर से जीते और वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंदर से जीते। वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया और वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते और वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया और 8 अक्टूबर 2020 को उनका क्या हुआ? निधन हो गया। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आपके जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो सी का पहले में मारिए। मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आपके बिहार के राज्यपाल आपके हो गए फागू चौहान, श्री फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए आपके? तो आपके हो गए संजय करोल। बी का 3 मार दीजिए। और आपका बिहार का मुख्य चुनाव अधिकारी हो गया डी का 2। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 राइट आंसर है आपका। तो सी राइट आंसर है। सही मिलान देखते हैं, सही मिलान क्या है। सही मिलान जो है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है, वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। तो वर्तमान में अभी आरिफ मोहम्मद खान ने कोई दूसरा बनाया है अभी फिलहाल 2026 में। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, जिस समय एग्जाम पूछा गया था उस समय। वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह है। वर्तमान में भी देख लीजिएगा कि कौन कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी 2026 में, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार का मुख्य निर्वाचन HR श्रीनिवास है, ये भी देख लीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है अधिकारी है। वर्तमान में विनोद सिंह गुंजियाल। चेंज होते रहते हैं तो वर्तमान में देख लीजिएगा, ये एग्जाम में जब पूछा गया था तब का ये है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो राइट आंसर है सी बिहार। बिहार ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन जो है 16 से 19 फरवरी 2018 के मध्य पटना बिहार में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से क्या है? एक है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1911 में एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से की गई थी। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1911 में एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से की गई थी। CPA का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की तो 1916 में। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन हुआ जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल था।
इसके गठन के उपरांत 3 फरवरी 1916 को जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और एवं औपचारिक उद्घाटन हुआ और 1916 में जो है 3 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और औपचारिक उद्घाटन हुआ। भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य यानी लॉन्गिट्यूड देशांतरों के मध्य है, तो लगभग आपका इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर ये हुआ ऐसे, जैसे ये पृथ्वी हो गया और ऐसे ऐसे जो घेरा रहता है ना, ऐसे ऐसे ये देशांतर हो गया और ऐसे जो होता है इसको अक्षांश बोलते हैं। तो यही बोल रहा है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इसमें से आपका कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार वर्तमान का क्षेत्रफल बिहार का जो है वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात स्थान पर स्थित है। यानी कि लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण से 13वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल कितना है संपूर्ण भारत का, तो 2.86% है। और वर्तमान क्षेत्रफल कितना है पूरे बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो आपका सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। पटना का स्थानीय समय है ये भारतीय मानक समय से आगे है। यानी कि भारतीय मानक जो समय है आपका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर में है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री है। तो वहां से जो है यूपी और बिहार यूपी के बाद बिहार पड़ता है, तो ये जो है मानक डिग्री से आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। पटना का जो मानक समय है भारतीय मानक समय से निर्धारित, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे 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 है। जीएमटी मतलब लंदन में 0 डिग्री जहाँ पर है लंदन में, तो वहां पर जो है आपका क्या है, तो वहां से जो 5.5 घंटा आपका आगे है। जब लंदन में दिन के 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं, ठीक है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85.1 डिग्री पूर्वी 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है अवस्थित है, इसलिए इसका समय मानक समय आगे होगा। यानी कि इधर जितना जाइएगा ना पूरा ईस्ट में, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, तो इसके इधर, तो इधर जब ग्रीनविच से हम लोग इधर पढ़ते हैं पूर्व में पढ़ते हैं 82.5 डिग्री इधर पड़ता है, तो ये आगे होगा, समय आगे होगा, और इसे जाइए तो समय पीछे होगा। ये कभी हम विस्तार से बनाएंगे सिर्फ इसी पर देखकर, जो समय निर्धारण किया जाता है ना कि यहाँ पर इतना टाइम हो रहा है तो इस देश में कितना टाइम हो रहा होगा, इस मतलब देशांतर पर, तो ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा जो कोई नहीं बता पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो 15 डिग्री बराबर वो लोग बताते हैं कि 1 घंटा होता है, तो ऐसे करके बताते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत प्रोसेस हो जाता है, प्लस माइनस गुना भाग करके तब निकालना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा, इस तरह का तरीका मैं बताऊंगा आगे चलकर। चलिए मिलते हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ए उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का जो अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित कुछ जिलों जैसे जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा के संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय के कुछ हिस्से उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जैसे जमुई हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, खगड़िया होगा, शेखपुरा, संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा और बेगूसराय के कुछ हिस्से जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो बी CWG में आते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के तहत बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिले अर्थात जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा के संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय के कुछ हिस्से AW प्रकार के जलवायु प्रदेश में, जबकि राज्य के शेष हिस्से CW प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के योजना के तहत जो है, और ये भारत मौसम विभाग के अनुसार है। तो ये जो बिहार राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जिले, यानी कि बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिले जो है
ये आपका ये ऐसे ये देखिए ये मतलब ये आपका मैंने ऐसे रफ डायग्राम बना दिया। तो ये जो ये गंगा नदी इसको 2 भागों में बाँटती है ऐसे। तो ये उत्तरी हो गया यानी नॉर्थ हो गया, ये साउथ और ये पूछ रहा है दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना इधर, ये वाला इलाका, इस इलाके में जो है मुंगेर है, यहाँ पर मुंगेर हो गया, जमुई, सहरसा, बांका, ये जो इलाका है, इसमें जो है क्या होता है कि एडब्ल्यू प्रकार के क्या होता है, एडब्ल्यू प्रकार के आपका क्लाइमेट मिलता है, ठीक है? जबकि राज्य के शेष हिस्से सीडब्ल्यू प्रकार का जलवायु और इन मतलब इस इलाके को छोड़कर बाकी जो ये इलाका है आपका ये वाला ये CWG के अनुसार आता है, CWG के अनुसार आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के अनुसार ओपन के वर्गीकरण के तहत CWG जलवायु दशा का विस्तार गंगा का मैदान जो है वो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में विस्तृत है CWG। अतः गंगा के मैदान को अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों राज्य शामिल है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में CWG जलवायु दशा पाई जाती है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में CWG जलवायु दशा पाई जाती है। अतः इस आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को सही माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसी से प्रदर्शित की जा सकती है, तो ए CWG के अनुसार। थारनोवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो ए C2 की। थारनोवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु मुख्यतः जो है C2 प्रकार की है। पूर्वी बिहार की जलवायु क्या है, थारनोवेट के अनुसार C2 प्रकार की, जबकि हालांकि क्षेत्र के भीतर वर्षा वितरण में अंतर के कारण शुष्क उप आर्द्र C1 तथा नम उप आर्द्र C2 दोनों उप प्रकार पाए जाते हैं। पूर्वी बिहार को उत्तर एवं पूर्वोत्तर जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इत्यादि अधिक वर्षा के साथ C2 श्रेणी में आते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिमी भाग भागलपुर आदि अपेक्षाकृत कम वर्षा के कारण C1 श्रेणी में शामिल है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंज में विकल्प ए को सही उत्तर माना है। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो बी उपाद्र संक्रमणकालीन। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। RL सिंह ने वर्ष 1971 में अपने जलवायु प्रभागों में को प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान की स्थितियों और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर देश को 10 जलवायु प्रभागों में विभाजित किया। छोटानागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है, ए राइट आंसर है, एक अग्र गंभीर है। छोटानागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। छोटानागपुर पठार में जो है विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है। मध्य पश्चिमी भाग पर जो है पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। इस पठार के प्रत्येक दिशा में जो है सोपान मिलते हैं। पठार में तीव्र ढाल पाए जाते हैं। पठार में जो है तीव्र ढाल पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। अतः यह एक अग्र गंभीर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो है निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर बी मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो है मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। मध्य एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मध्य एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो राइट आंसर बी मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। अंग एवं मगध 16 महाजनपदों में से है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा थी। और अंग नरेश जो है महाभारत के युद्ध में समय में आपका कर्ण को बनाया गया था। दुर्योधन ने अंग नरेश बनाया था कर्ण को। वर्तमान बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिलों के अंतर्गत आता था। वर्तमान में जो है बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों के अंतर्गत जो है अंग आता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। बाद में जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। दोनों महाजनपद मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते थे। दोनों महाजनपद जो है मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते थे। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ए दक्षिण का पहाड़ी भाग। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है। यहाँ छोटानागपुर पठार का एक विस्तार है। यहाँ छोटानागपुर पठार का एक विस्तार है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? तो ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी।
बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी जो है बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है तो डी इन सब से नहीं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण मुख्यतः प्लीस्टोसीन काल में हुआ। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है मुख्यतः प्लीस्टोसीन काल में हुआ। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा जो है नई श्रेणी है। सूची 1 में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र दिया गया और सूची 2 जो है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो इसको क्या करना है, सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल में, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है इसका है 29.87%। दक्षिण बिहार का जो मैदान का है प्रतिशत तो 23.71%। छोटानागपुर पठार का 26.14%। छोटानागपुर पहाड़िया, पठार और पहाड़िया अलग होती है, तो पहाड़िया का 20.28%। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक रूप से बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि भौगोलिक रूप से जो बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ये रफ मैप मान लीजिए, बिहार का रफ मैप है। ये गंगा का मैदान आपको बीच बीच से जो है गंगा का मैदान निकल रही है, ठीक है। ये बीच से आपका गंगा का मैदान गुजर रही है। तो बोल रहा है कि उप हिमालय क्षेत्र में बांटा गया, उप हिमालय तलहटी प्रदेश, यानी उप हिमालय तलहटी प्रदेश। ये इसको ये वाला इलाका जो है ना पूरा, ये उप हिमालय तलहटी आपका क्षेत्र हो गया। तलहटी क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग पर विस्तृत है, यानी कि ये जो उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर सोमेश्वर तथा दून पहाड़ी जैसे कुछ छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत है। यहाँ पर जो सोमेश्वर ये जो इलाका ना, ये चंपारण वाला, यहाँ पर जो है सोमेश्वर और दून पहाड़ियाँ जो है ना विस्तृत है। इसके दक्षिण में और इसके दक्षिण में जो है तराई क्षेत्र विस्तृत है। और इस जो पहाड़ी के दक्षिण में जो है तराई क्षेत्र, पहाड़ी के जो दक्षिण में ये तराई क्षेत्र, ये वाला आपका तराई क्षेत्र विस्तृत है। जो दलदली और विरल आबादी वाली क्षेत्र की पट्टी है, यानी जो दलदली है और विरल आबादी, यहाँ पर दलदली होगा तो कोई रहेगा ही नहीं, तो इसलिए विरल आबादी वाली क्षेत्र की पट्टी है। गंगा नदी के द्वारा बिहार के गंगा मैदान को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित किया गया। और ये जो गंगा नदी है इसके द्वारा जो है बिहार के मैदान को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो सी पटना और वैशाली। पटना और वैशाली जो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। वैशाली जो है आपका दक्षिण, पटना मुंगेर आपका मेल खाता है दक्षिण गंगा से। अगर मेल पूछा तो मेल खाने की नहीं पूछ रहा है, नहीं, अगर नहीं होता तो यहाँ पर पटना मुंगेर होता है, गया अरवल होता है। तो यहाँ पर गया अरवल भी जो है ये साउथ में पड़ता है। पटना वैशाली जो ये जो आपका ये बिहार का मतलब सॉरी मतलब रफ मैप मान लीजिए, रफ मैप मैंने ऐसे बना दिया जल्दी। ये गंगा का मैदान हो गया, ये आपका ये पूरा बिहार का ये रफ मैप हो गया, गंगा का मैदान हो गया। वैशाली आपका इस इलाके में पड़ता है, ये जो इलाका है इस, और ये पटना, ये गंगा, पटना से जो है गंगा नदी होकर गुजरती है पटना, ठीक है। गांधी सेतु पुल बना है, तो ये जो है मेल नहीं खाता है। तो सी राइट आंसर आपका सही है। बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43.42% है। बिहार में जो है दक्षिण गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43.42% है। मतलब विकल्प गलत, पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं। ये जो है ना आपका बिहार हो गया, ये गंगा हो गया, ये पटना हो गया, यहाँ पर गया हो गया, अब उसके बाद अरवल यहाँ पर पास में हो गया, यहाँ पर मुंगेर हो गया, मुंगेर हो गया। तो ये दक्षिणी जो है भाग में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र, वैशाली ये इस इलाके में आता है। तो राइट आंसर आपका पटना वैशाली था। बिहार का निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर डी कोसी और मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर तथा तिरहुत सारण प्रशासनिक विभाग से प्रभावित होती है। गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम में दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत सारण प्रशासनिक विभाग से प्रभावित होती है, जबकि कोसी मगध प्रशासनिक विभाग से प्रभावित नहीं होती है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ये जो है आपका ये बिहार का मैप हो गया, सॉरी ऐसे ये वाला, ये गंगा ऐसे जो दरभंगा, यहाँ पर दरभंगा और हो जाएगा, मुंगेर हो गया, पूर्णिया इधर हो गया, भागलपुर इसी में हो गया, ठीक है। तिरहुत भी इधर, तिरहुत वाला क्षेत्र हो गया, तो ये पड़ता है। लेकिन कोसी जो ये यहाँ से आता है, ये कोसी यहाँ से जो निकलती है ना कोसी, बिहार का सुख कहते हैं कोसी, तो इसलिए कोसी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल तथा करैल एवं बलसर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आपका सी मिट्टी के लिए। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद मिट्टी मृदा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार राज्य में जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार के कैमूर क्षेत्र में बलथर मृदा
रेतीली चूनायुक्त पीली तथा मुजफ्फरपुर, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में मुख्यतः खादर मृदा पाई जाती है। यानी कि खादर मृदा क्या बोलते हैं? खादर मृदा पाई जाती है। तो यानी कि ये नई मृदा है। खादर मतलब खाद। खाद जो है याद रखिएगा, बाजार से खरीद कर लाते हैं, जैसे यूरिया और डीएपी हो गया, ये सब पोटास हो गया, जिंक हो गया, बाजार से खरीद के जो लाते हैं वो तो नया होता है। तो इसलिए याद रखिए, खाद मतलब नया, यानी कि खादर मतलब नया। ठीक है, बांगर मतलब पुराना। कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तराई मृदा मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में, बांगर मृदा पटना, रोहतास जिलों में, बलसुंदरी मृदा सहरसा, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में, और दलदली मृदा बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर सी, पूर्णिया और पटना में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्णिया और पटना में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का भंडार बिहार के प्रश्नगत जिलों में से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिलों में पाया जाता है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पिडमोंट दलदली मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। गंगेय जलोढ़, बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ नई और पुरानी दोनों से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है आपका बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सी, खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया मुंगेर राजगीर श्रृंखला की कैम्बियम प्रोटेरोजोइक शैलें हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो उच्च टर्शियरी से आरंभ कर क्वार्टरनी क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धरवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, क्वार्टरनरी चट्टान, तृतीयक चट्टान प्रणाली। चलिए देखते हैं। धरवाड़ चट्टान प्रणाली जो है आपका सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन जो है, विंध्यन जो चट्टान है वो आपका विंध्यन चट्टान जो है आपका बी का 4 बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। क्वार्टनरी चट्टान जो है आपका ये मिलता है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। तृतीय चट्टान प्रणाली जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो आपका ए का आपका क्या था? तो 3 का, ए का 3 था, बी का 4 था, सी का आपका था ए था, डी का 2 था। तो इस तरह से आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, राइट आंसर बी सही है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से सही सुमेलन निम्नलिखित है। धरवाड़ चट्टान प्रणाली जो सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक है। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आपका राइट आंसर बी, रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। धारवाड़ वाला दक्षिण पूर्व बिहार में आता है। ये जो आपका ये भारत हो गया, मतलब बिहार हो गया, तो दक्षिण पूर्व यानी ये आपका गंगा नदी हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और दक्षिण पूर्व पूछ रहा है। तो आपका जो है ये वाला कैमूर रोहतास वाला क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए इसके अंतर्गत मुंगेर और इधर मुंगेर नवादा जमुई वाला इलाका पड़ता है, जिले में पाई जाती है। मुंगेर नवादा जमुई जिले शामिल है, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिमी भाग बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबकि इधर भी पाई जाती है। ये पूछा था दक्षिण पूर्वी बिहार में पाई जाती है, लेकिन नहीं, इधर भी पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। कैमूर और सोन नदी घाटी में जो है रोहतास में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर डी, मिथिला मैदान। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड
के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। मिथिला तो आपका ये बिहार का मैप मैप हो गया, रफ मैप, ये गंगा मैदान हो गया, मिथिला ये वाला हो गया पूरा पोर्शन, ठीक है। जबकि गंगा सोन नदी इधर से जाती है, ठीक है। अंग यहाँ ये अंग वाला क्षेत्र है भागलपुर वाला, ठीक है। मगध ये पूरा ये सब इलाका, तो ये वाला जो क्षेत्र है सब दक्षिणी जो झारखंड से क्या करता है, संपर्क है इनका, ये सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो आपका भी 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79 यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार का लगभग 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प भी सही है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। चलिए मनन करते हैं हम लोग। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग जो है 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इनमें से कौन से कथन सही है, तो राइट आंसर 2 और 3, यानी कि 2 और 3 सही है और ये गलत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी मत्स्यिकी का हिस्सा 2022-23 अनंतिम तथा 2023-24 त्वरित में क्रमशः 20.2% तथा 19.5% है। वित्त वर्ष 2024-25 जनवरी 2025 तक में बिहार के रेशम क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 0.24 लाख अनुमानित है। केंद्रीय जल आयोग की अध्ययन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2.914 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो राइट आंसर बी नवीन जलोढ़। दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर पाई जाती है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मृदा खादर के साथ तराई तथा बलसुंदरी मृदा भी पाई जाती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सेल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। बंजारी में सीमेंट उद्योग है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सी बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार का 73.63% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सी कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण में भागलपुर तथा झारखंड का साहिबगंज जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल का मालदा तथा उत्तर में दिनाजपुर जिला तथा उत्तर पश्चिम में पूर्णिया स्थित है। ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ए गया में। ब्रह्मयूनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत बौद्ध अभिलेखों आदि में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपका ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का राजकीय शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख जो है महाभारत सहित विभिन्न ग्रंथों में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी, वैभारगिरी। गया तीनों ओर से छोटी व चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम मंगला गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला और ब्रह्मयूनी है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो ए 4। संयुक्त बिहार की सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलती थी। 15 नवंबर 2000 को हुए विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो डी आपका पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं।
झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ए 37। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से समयबद्ध था? तो सी 9। वर्तमान में पटना जिले की सीमा 9 जिलों यथा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिलों से संबद्ध है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो सी पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग, चास थाना, चांडिल थाना, मारभूम थाना का पातामदा पुलिस स्टेशन को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अब चलते हैं वन एवं वनस्पति पढ़ते हैं। छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। अपने उत्तर निम्नलिखित रूटों को चुने। सी 2 और 3 दोनों सही है। छोटानागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों, झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, कोई भी आंसर नहीं है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR 1993 के अनुसार बिहार में कुल 26.587 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल वन थे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 7,532.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादन है, जो कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 8% है। और 2023 के अनुसार था, अब जो है बदल गया होगा। 2025 का रिपोर्ट अब आया होगा, तो उसके अनुसार देखिएगा क्या है। न्यू डेटा 2023 का डेटा है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बता रहा है कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से आपका कम क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको बताता है। तो उसी के अनुसार जो तैयारी की जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का वनावरण 8%, 7,532.45 वर्ग किलोमीटर एवं वृक्षावरण 2.52% यानी 2,370.21 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार यहाँ अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण राज्य के क्षेत्रफल का 10.52% यानी 9,902.6 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.14% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र लगभग 8% दर्ज है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो आपका चलिए आगे देखते हैं। इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। देखते हैं आगे हम लोग। उपयुक्त प्रश्न एवं उसका दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के आधार पर देना संभव नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण क्षेत्रफल 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। बिहार में अति सघन वन 387 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3,284.21 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3,861.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक 3 वनावरण क्षेत्र वाले जिले कैमूर, भभुआ, पश्चिमी चंपारण एवं जमुई। नवीनतम 3 वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, बक्सर है। सर्वाधिक 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले कैमूर, भभुआ, जमुई, मुंगेर तथा न्यूनतम 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, बक्सर और सिवान है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो राइट आंसर ए पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 908.23 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 303.78 अति सघन, 527.25 मध्यम सघन, 77.20 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, तो आपका इसमें भी आंसर नहीं दिया गया। SFR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का वन आच्छादन 15.23% था।
ISFR 2023 के अनुसार बिहार के 8% क्षेत्र पर वन है। आर्थिक परिदृश्य। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024 राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो डी श्री सम्राट चौधरी। 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2025 से 26 का बजट भी इन्होंने ही 3 मार्च 2025 को पेश किया था। 2023 से 24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार के प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% बढ़कर लगभग 66,828 हो गई। स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2023-24 त्वरित के लिए बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन GSBA में तृतीयक सेवा क्षेत्र के अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% दर्ज है। बिहार में सकल स्थिर स्थायी पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्य पर 2019-20 के 1.6% से बढ़कर 2023-24 में GSDP का 4.6% हो गया है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो ए 25,511 करोड़। बिहार बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,510.78 करोड़ रुपया अनुमानित था, जबकि बजट अनुमान 2025 से 26 हेतु यह कितना था? 32,718.30 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प ए सही उत्तर होगा। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो डी शिक्षा में। बिहार राज्य बजट 2024-25 में शिक्षा को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग के लिए 52,539.03 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। बिहार बजट 2025-26 में भी शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 60,964.87 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई। तत्पश्चात जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,035.80 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ए 54,111 रुपये। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों 2011-12 श्रृंखला पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यह 47,296 रुपये दर्ज है। इसी अवधि के दौरान व्यक्ति NSDP के संदर्भ में देश के सभी राज्यों संघीय राज्य क्षेत्रों में बिहार सबसे निचले स्थान पर है। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था डी राष्ट्रीय औसत का 33%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 30,617 रुपया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,565 रुपया था। इस प्रकार बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.1% था, जो विकल्प डी के करीब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों 2011-12 मूल्यों पर बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपये, राष्ट्रीय औसत 1,06,744 रुपये का मात्र 30.14% था। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो इसमें आंसर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 क्वार्टर में क्यों लिखा है? तो मैंने क्वार्टर मैंने शुरुआत में बिहार के सकल राज्य क्वार्टर मतलब बाद में पूरा क्वार्टर 2023 में दिया गया। राज्य मूल्यवर्धन GSBA में कृषि वानिकी एवं मत्स्यन का योगदान स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 19.8% था। विद्युत की द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः लगभग 20% और 60% है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में से विलोपित कर दिया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 क्वार्टर में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर बिहार का सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यन का योगदान यानी मत्स्य का योगदान 19.5% है। 19-20 में बिहार के GDP में किसका 60.8%
7.2% हिस्सा था एक सेवा क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 त्वरित में स्थिर मूल्यों 2011-12 और बिहार का जीएसबी भी एक में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में 58.6% का योगदान है। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्ग जीएसबी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था। राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्थिर मूल्य 2011-12 पर बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा 2017-18 में 21%, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 21.5% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021-22-23 पी तथा वर्ष 2023-24 क्यू में स्थिर मूल्य 2011-12 और सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 21.1%, 20.2% तथा 19.5% है। बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो डी 10.53%। बिहार अर्थव्यवस्था के विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर 10.53%। बिहार आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 10.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 अनुमान जो है 2023-24 त्वरित अनुमान में बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर क्रमशः 9.8% तथा 9.2% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। राइट आंसर आपका कितना है? तो सी है राइट आंसर। बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपए। बिहार के जीएसडीपी 7,45,310 7,45,310 करोड़ रुपए का लगभग 3.47% रहा, यानी कि 3.47% रहा। बिहार बजट 2025-26 में यह एसजीडीपी 10,97,264 करोड़ रुपए का 2.98% अनुमानित है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो राइट आंसर बिहार है। प्रश्नकाल तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विकल्प ए सही उत्तर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों 2011-12 पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय 2023-24 क्वार्टर तथा वर्ष 2023-24 पी यानी प्राइमरी में क्रमशः कितना है? तो 36,333 रुपये तथा 33,763 रुपये पर कैपिटा जीएसडीपी है। इसी अवधि के दौरान चालू मूल्य पर क्रमशः 66,828 रुपये तथा 59,244 रुपये है। बिहार कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो इसमें आंसर नहीं दिया गया। चलते हम लोग आगे देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रम सहभागिता दर 39.1%, जबकि बिहार की 33.7% थी। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों एग्रीकल्चरल लेबरर्स का अनुपात लगभग 48% था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रम में कृषि श्रमिकों की भागीदारी 52.8% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में समायोजित श्रमिकों पुरुष प्लस महिला का प्रतिशत 54.2% है, जबकि संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह 46.1% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर 2006 से 2007। बिहार सरकार द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006 से 2007 के लिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट को पेश किया। राइट आंसर ए 2020 से 2021 में, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में। राइट आंसर ए है। बिहार राज्य ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। सरकार ने व्ययों को पर्यावरणीय संदर्भों से सम्मिलित करने के उद्देश्य से पृथक रूप से ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो आपका ए। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, जिसमें राज्य की 75% से अधिक आबादी नियोजित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्यिकी का रोजगार में हिस्सा 45.1% था, जो वर्ष 2023-24 में त्वरित में 54.2% हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर थी, तो बी 14.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर स्थिर 2011-12 एवं चालू मूल्य पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के विकास दर स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर क्रमशः
1.4% एवं 6.1% तथा 2.5% एवं 4.1% थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 क्वार्टर में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 5.7%, 8.2% एवं 10.8% अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था ए 4,87,428 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार चालू करंट एवं स्थिर 2011-12 मूल्यों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4,87,628 करोड़ रुपये एवं 3,61,504 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार क्रमशः 4,68,746 करोड़ रुपये तथा 3,44,028 करोड़ रुपये था। जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 क्वार्टर में क्रमशः 8,54,429 करोड़ रुपये तथा 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के 12वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सकल घरेलू विकास दर वर्ष 2016-17 में बढ़कर 10.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चालू एवं स्थिर मूल्यों 2011-12 पर क्रमशः 13.3% एवं 60.5% तक पहुंच गई, जो वर्ष 2015-16 के दौरान 7.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एवं चालू एवं स्थिर मूल्यों 2011-12 पर क्रमशः 8.4% एवं 6.1% थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2023-24 त्वरित के दौरान यह क्रमशः 14.5% एवं 9.5% अनुमानित है। ये जितना ही 2023-22 24-25 तक का रिपोर्ट दे रहा है, ये जो है ना काम का नहीं है, बस ये सुन लीजिए, ठीक है। ये बस सुनने के लिए, ये काम का नहीं है। आपके काम का है 2026 का जो भी है बजट आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है वो पढ़िए, वो काम का चीज है। किसी भी एग्जाम में वो पूछेगा, पीछे वाला 21-22 वाला बजट से नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सिर्फ सुनने के लिए है। कौन सा याद करने के लिए, कौन सा जानने के लिए, वो मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ, बहुत सारे लोग तेजी से करा रहे हैं क्योंकि ये डेटा 2021 का डेटा बजट आर्थिक सर्वेक्षण में पूछेगा ही नहीं, इसलिए करा रहा हूँ तेजी से। बिहार में 2005 से 6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? 2005 और 2006 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि की? तो सी रजिस्टर्ड विनिर्माण। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले जो याद करने वाले 2005-6 का और 2014-15 का, ये जो है रजिस्टर्ड विनिर्माण, जैसे 9.2%, 3.1%, 2.9%, ये इस तरह के जो है ना, इस तरह की चीजें बहुत रेयर में नहीं पूछती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 प्रमुख कारक है। होटल एवं रेस्तरां 29.1%, खनन 21.1%, भंडारण 8.3%। यानी कि होटल, रेस्तरां और खनन, भंडारण। और याद रखिएगा, ये चीज याद रखने वाला, डेटा नहीं भी याद रखेगा तो काम चलेगा। बिहार राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है, तो डी इनमें से सभी। ये सब जो है ना, ये सब काम का है, ये सब याद रखने वाला है। बिहार राज्य भारत का सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधार की असफलता रही है। भूमि सुधार की सफलता का कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। पूर्ण औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तदजनित गरीबी के प्रमुख कारण है। योजना आयोग ने 1993 से 94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया, तो ए 55%। योजना आयोग ने लकड़वाला फार्मूला, ये याद रखिएगा, लकड़वाला फार्मूला वर्ष 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96% प्राकलित किया था। वर्ष 2024-2004-5 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4% था। वहीं सर्वश्रेष्ठ तेंदुलकर फार्मूले पर वर्ष 2004-5 में 54.4% गरीबी तथा वर्ष 2011-12 में 33.7% थी। NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 में बिहार में गरीबी 33.76% है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है। यह प्रणाली राइट आंसर आपका ए। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करेगी, खत्म है। राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, यह भी गलत है। स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी, यह भी गलत है। उपयुक्त नहीं होते, राइट आंसर आपका ए है। व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS का आरंभ बिहार में लोक वित्त प्रबंधन को मजबूती देना, ऐसे कार्यों का
टलीकरण करने, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सत्य का एक ही स्रोत है। इस प्रणाली में नियामक तथा संस्थागत ढांचे की रिपोर्टिंग और कैलिब्रेशन में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, अनुप्रमाण तथा विश्वसनीयता का प्रावधान है। राज्य सरकार के अधीन सभी प्रकार के वित्तीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु CFMS 1.0 के स्थान पर CFMS 2.0 को 1 जनवरी 2025 से क्रियान्वित किया जा रहा है। नोट: दिए गए प्रश्न में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के स्थान पर व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली होना चाहिए। बिहार पर बकाया ऋण है, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। तत्कालीन समय के बिहार पर बकाया ऋण संबंधी आंकड़े अनुपलब्ध थे। संदर्भ स्रोत के अनुसार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अप्रैल 2006 में बिहार विधानसभा में राज्य के ऋणों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत श्वेत पत्र के अनुसार बिहार पर वर्ष 2005-06 में बकाया ऋण 42,483 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक ऋण का शेष 3,53,819.11 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो GSDP का 10,97,264 करोड़ रुपये का 32.25%। वर्ष 2025-26 के अंत में यह अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 4,64,076.12 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो GSDP का 10,97,264 करोड़ रुपये रहने का रुपये का 37.04% है। ये 2001 में पूछा है और 2006 में जो है ये सब हुआ है। तो आपका जो है 2026 ये चल रहा है। तो आप जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भारत का और बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार से हो जाएगा। ये डाटा याद रखने वाला नहीं है, 2001 का है। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 60%। बिहार बजट 2025-26 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 2,68,018.53 करोड़ रुपये तथा 1,10,076.48 करोड़ रुपये है, जो कुल अनुमानित व्यय 3,16,895.02 करोड़ रुपये का क्रमशः 65.26 एवं 37.74% है। 2008 में पूछा है, ये वर्तमान का ये अभी जोड़ा है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 17-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? राइट आंसर ये है 31,316 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्ष 2017-18 क्वार्टर में चालू मूल्य पर 42,242 रुपये था, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्य पर 2011-12 पर यह 31,316 रुपये रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति GSDP 2023-24 क्वार्टर में 66,828 रुपये तथा स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। 27 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन याद रखने वाले होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए नवादा, किशनगंज, उसका पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जारी आंकड़ों के अनुसार, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और 21-22 में जारी आंकड़ों के अनुसार बजट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा 2026 वाला। स्थिर मूल्यों 2011-12 वर्ष 2019-20 के संदर्भ में विकल्पगत जिलों के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संदर्भ में और वही क्रम है। नवादा कितना है? 23,351 रुपये, किशनगंज 23,222 रुपये, पूर्वी चंपारण 23,306 रुपये और अररिया आपका है कितना है? 22,306 रुपये अररिया है, 20,613 रुपये। शिवहर है आपका 19,592 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विकल्पगत जिलों का वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद निम्न है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में रुपयों में चालू मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर किशनगंज में इतना है 47,831 रुपया, 25,493 रुपया। नवादा में 40,247 रुपया, 23,065। पूर्वी चंपारण में 39,623, 22,698। अररिया में 41,707, 22,204। शिवहर में 33,399, 19,561। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12
3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है, तो राइट आंसर सी बेगूसराय है। ये आपका 2020 का, ये याद करने वाला नहीं है, ये आप याद मत रखिएगा, 2020 का डेटा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सिर्फ 3 समृद्ध जिले पटना, बेगूसराय, मुंगेर और सबसे गरीब जिले शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। 2025 वाला डेटा है और 2022 वाला ये यहाँ पर है। तो जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के अनुसार 2022-23 में क्या क्या थे, 2025 में डेटा दिया गया, तो अब जो है 2026 में जो डेटा देगा वो आपके पीछे वाला, यानी कि आपका कौन सा देगा, 2024-25 का वाला देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे करीब है, राइट आंसर डी शिवहर। ये सब याद करने वाला डेटा देख लीजिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का 2026 वाला। इसमें अभी सबसे करीब कौन है, शिवहर ही है कि कोई बदला भी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब राज्य, यानी 2024-25 के अनुसार। अब आएगा जो वो 2025 और आपका 26 के अनुसार आएगा, तो उसमें जो है आप देख लीजिएगा एक सबसे गरीब अभी शिवहर ही है कि बदला भी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार का सबसे समृद्ध जिले 3 है, पटना है, बेगूसराय है तथा मुंगेर है। पटना का कितना है, 1,21,396 रुपये प्रति व्यक्ति आया है। बेगूसराय में 49,064 है। मुंगेर में 46,795 रुपया है। बिहार के सबसे गरीब 3 जिले हैं, शिवहर 19,561 रुपये प्रति व्यक्ति आया है। सीतामढ़ी में जो है उससे ज्यादा है, 21,931 रुपये तथा अररिया में 22,204 रुपये प्रति व्यक्ति आय आए। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो राइट आंसर बी शिवहर की, ये याद करने वाला है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बिहार के सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, सुपौल और मधेपुरा है। शिवहर, सुपौल और मधेपुरा 3 जिले 2019-20 के अनुसार थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संदर्भ में क्रमशः शिवहर 19,561 रुपये, उसके बाद जो है सुपौल था, अब सीतामढ़ी आ गया 21,931 रुपये तथा अररिया 22,204 रुपये। उस समय शिवहर, सुपौल और मधेपुरा था। शिवहर अभी भी है, लेकिन सुपौल और मधेपुरा चेंज होकर सीतामढ़ी और अररिया स्थान ले लिया 2024-25 के अनुसार। 2019-20 के अनुसार था शिवहर, सुपौल और मधेपुरा, डेटा बदलते रहता है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, राइट आंसर ई। चलिए देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बिहार में वर्ष 2004-05 से ही लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। वर्ष 2018-19 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.34% था। राजस्व अधिशेष वर्ष 2024-25 तक लगातार बढ़ता रहा, उसके बाद 153% बढ़कर वर्ष 2017-18 में कितना हो गया, 14,823 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि वर्ष 2018-19 में इसमें 52.5% की गिरावट आई, यह 6,897 करोड़ रुपए रहा गिरने के बाद। वर्ष 2019-20 के राज्य के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व अधिशेष 21,517 करोड़ रुपए अनुमानित था। वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष 8,831.18 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 0.80% रहना अनुमान है। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति को सबसे अच्छा वर्णन करता है, राइट आंसर आपका है इसमें बी। अधिकांश महिलाएं स्व नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS में रोजगार को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, स्वनियोजित, नियमित वेतनभोगी और अनियमित श्रमिक। PLFS 2023-24 आधारित उपलब्ध विश्लेषण दर्शाते हैं कि बिहार में कार्यरत महिलाओं का सबसे बड़ा हिस्सा स्वनियोजित श्रेणी में आता है। PLFS 2023-24 के आधार पर बिहार में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS के अनुसार कुल महिला कर्मियों में 83.7% समस्त स्वनियोजित है, 10.8% अनियमित श्रमिक और केवल 5.5% नियमित वेतनभोगी हैं। इन 83.7% स्वनियोजित महिला श्रमिकों में से 39.8% घरेलू उद्यमों में सहायक बतौर कार्यरत हैं। नोट, स्वनियोजित श्रमिकों के अंतर्गत उन श्रमिकों को भी शामिल किया गया है जिनके पास घरेलू उद्यमों में काम था परंतु बीमारी या किसी और कारण से वे काम नहीं कर पाए। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो राइट आंसर ई उपयुक्त से कोई नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में भारत के सभी राज्यों में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक बिहार में दर्ज की गई थी। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में बिहार में महिला कार्यबल भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 11.2% तथा 10.1% और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6.3% तथा 10.5% दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल भागीदारी दर जो है
33.1% था, 15.5% दर्ज है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर बी को माना है। इसका विकल्प जो है किसको माना है, तो राइट आंसर बी, बिहार लोक सेवा आयोग ने बी को माना है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत अगले पार्ट में बिहार स्पेशल के। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए, जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल होइए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने जहाँ से हैं, जिस इलाके से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, उस क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।